जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले हमने पोल करवाया था अपने इसी चैनल पे और पूछा था कि भाइयों पढ़ना क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये आंसर दिया है, लगभग 10,000 बच्चों में से ज़्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है कि सर जीके जीएस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम मैथ की लगातार क्लास लेकर के आ रहे हैं, साथ ही जीके जीएस की भी क्लास अब लगातार चलने वाली है। और चूंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पेपर है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ उनका डिस्कशन, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उसके आसपास के क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमें लगता है एक महत्वपूर्ण चीज होगी, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास शुरू हो चुकी है किसकी भैया? सिलेक्शन की पक्की गारंटी है। कैसे गारंटी हम लेते हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको चटा देंगे, रटा देंगे और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही क्लासों में जहां हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने, और शानदार क्वेश्चन है। शानदार सेशन के साथ हम लेकर के आ गए हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं है, इस क्वेश्चन को रट नहीं लेना है, इसके आसपास की भी जानकारी, बहुत ढेर सारी जानकारियों के साथ शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? अब सर ये आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या होता है? तो बता दें आपको, ये जो सौर्य है अपना, यानी ये सौर्य मंडल जो है, इसमें जो सूर्य है, सूर्य के पास जो ग्रह हैं, पृथ्वी से पहले पृथ्वी तक के ग्रह को आंतरिक ग्रह और उसके बाहर वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह दिया जाता है नाम। तो आपको पता है पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर अरुण वरुण और आगे है बृहस्पति। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये जो ग्रह होंगे ये आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। तो मंगल, हाँ भैया है, आंतरिक ग्रह है। शुक्र आंतरिक ग्रह है। बुध है, तो कौन नहीं है? बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। अब देखते हैं इसका एक अच्छा सा स्लाइड के साथ, ये क्या है भैया? मैंने क्या कहा? आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो सूर्य के पास हैं, सूर्य के पास के वो 4 ग्रह जो सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और मंगल है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये कौन से ग्रह हैं भैया? ये आंतरिक ग्रह हैं, या इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं। इसके बाद जितने भी ग्रह, इन सब में स्थल पाया जाएगा, लेकिन ये सब गैसीय गोलों से बने हैं। ये सब किससे बने हैं? ये सब गैसों से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह भी कहते हैं या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। कौन कौन है भैया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको पता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में आज भी नवग्रहों की पूजा होती है, नवग्रहों की। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, अंतरराष्ट्रीय मानक ने निकाल दिया था कि जो आपका जो नवा ग्रह है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, यानी यम को, जो यम था यानी प्लूटो था, उसको अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है 2004 के बाद से। इसलिए अब हम कितने ग्रह पढ़ते हैं? केवल 4 ग्रह पढ़ते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम अब नहीं है। ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक जानकारी और बता दें आपको कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, उसे क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बुध, ये सूर्य के सबसे पास ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र है। और ये बुध है। और जो पृथ्वी के सबसे पास है वो कौन सा है? शुक्र है। अगर आपसे कहा जाए कि इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भैया? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ऐसे ही शानदार सेशन के लिए पूरी क्लास में बने रहिए। शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बस देखते चलिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक ऐसी क्लास, दिन भर पढ़ाई करने के बाद एक ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन हो और जानकारी भी हो, तब तो क्लास शानदार हो जाती है। देखते हैं निम्नलिखित में से मौर्य वंश, कौन सा मौर्य शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी?
आपको पता है एक ही शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वो कौन था? अशोक था। कौन था भैया? अशोक था। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने त्याग दिया था, क्या? युद्ध की नीति त्याग दी थी, और उसने क्या किया था? युद्ध घोष की जगह अब भेरी घोष और धम्म घोष होगा। तो अशोक ने यह नीति त्याग दी थी, किसकी? युद्ध की। और क्या स्टार्ट किया था? धम्म नीति स्टार्ट की थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इस तरीके से वो बुद्ध के संग में चला गया, बुद्ध की शरण में चला गया। अब अगर आपसे पूछ रहे हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो किसे मानेंगे आप? तो बृहद्रथ को मानेंगे। किसे मानेंगे भैया? बृहद्रथ को मानेंगे। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। क्या होता? बिंदुसार इनका पिता था, अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। नीली क्रांति भैया, नीली क्रांति का संबंध किससे? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? तो समुद्री जीवों के उत्पादन से। आपको पता है जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों में सी फूड की मांग बहुत ज्यादा है, यानी कि समुद्री उत्पाद की मांग बहुत ज्यादा है। सी फूड बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला होता है, विटामिन वाला होता है, ताकतवर होता है, इसलिए सी फूड की मांग बहुत ज्यादा चल रही है। तो समुद्री उत्पाद, इसकी क्रांति के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। आपको पता है हरित क्रांति। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हरित क्रांति की शुरुआत किन अनाजों के उत्पादन के लिए की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? अब ये प्रावधान किस लिए लाया गया? ये आपको पता है भारत की अनुसूची में, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, फिर 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई, आज कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची है भैया? 12 अनुसूचियां हैं। तो आपकी जो 10वीं अनुसूची थी, सॉरी ये 10वीं अनुसूची थी, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? दल बदल विरोधी प्रावधान लिखे गए हैं। और ये किस लिए लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था भैया क्योंकि वे लोग जो किसी पार्टी पर उस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और आगे जाल करके वो जब जाते हैं तो अपना दल बदल करके किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर दल बदल का कानून लगता है और उनकी अयोग्यता चाहे संसद में हो या विधानसभा में हो घोषित की जाती है। वो किसके आधार पे? दल बदल के आधार पे। ये कौन सी अनुसूची थी भैया? 10वीं अनुसूची थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शानदार क्वेश्चन है। 14 जून 1947 की वो बैठक, भारतीय विभाजन का प्रस्ताव। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव आपको पता है कब भारत विभाजन हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत आजाद हुआ था। यानी भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 14 जून को यह बैठक हुई थी। किसकी? 14 जून की यह बैठक हुई थी। 14 जून को भारत के संविधान का प्रस्ताव पारित होने पर संविधान बने, इस बात पर जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी भैया? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसके विषय में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। क्या है भैया? तो इसकी जानकारी अगर हम लोग देखें तो समझ में आएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार नई दिल्ली में बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भैया। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 10 दिसंबर 1946 को, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर वाली बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 10 तारीख को किसको? 10 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। 9 दिसंबर वाली बैठक में कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने साल लगे थे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान से सुन लीजिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये ऐसे याद कर लो जैसे फोन नंबर हो 2 11 18। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था। संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे।
वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अब ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा का अध्यक्ष था वही आगे चल करके राष्ट्रपति भी बनता है। राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की जब 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत के विभाजन का प्रस्ताव संविधान सभा में ही पारित हुआ था, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग थी, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि वो इस संविधान सभा में सपोर्ट करेंगे और संविधान बनाने में मदद करेंगे। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। कब? ये डेट याद रखिएगा, 14 जून 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी प्रस्ताव के आधार पर 14 अगस्त और 15 अगस्त को द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान और भारत जैसे दो देशों का निर्माण किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, दो देश जब मैं बोल रहा हूं तो पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान में डिवाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है भैया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? पंचायती राज जो अपना हुआ था, जो पंचायती राज आज चल रहा है, जिससे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और इसका जिला पंचायत का चुनाव होता है। इस तरीके से जो चुनाव होते हैं आधारभूत स्तर पर यानी निचले स्तर पर, जो कि लोकतंत्र की नींव माना जाता है, पंचायती राज, इसको संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। और 74वां संवैधानिक संशोधन, जो 74वां संवैधानिक संशोधन था, इसके तहत जो नगर पंचायत होती है उसको संवैधानिक पर दर्जा दिया गया था। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन से याद कर लीजिए। 73वां किसके लिए है भैया? तो 73वां है आपका उसके लिए, पंचायती राज के लिए, और 74वां है नगर पंचायत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1992 में। महत्वपूर्ण है, कब हुआ था? 1992 में। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 1992 से पहले ये संस्थाएं तो थी, लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और इसमें इसी के कारण इसी में भाग 11 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 11 जोड़ा गया। और इसके बाद इसका शीर्षक क्या था? द पंचायत। इसमें 11वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भाग 9 में इसे जोड़ा गया। भाग क्या था? 9। और अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची थी, आपको बताया मैंने, अनुसूची 11 थी। सॉरी, ये भाग 9 था, अनुसूची कौन सी थी? 11 थी। किसकी? ये जो पंचायती राज 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, भाग में 9 में तो पंचायती राज है, लेकिन भाग 9 का में नगर पंचायत है। क्या है भैया? नगर पंचायत है। और अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज। और अनुसूची 12 में, इसमें क्या है? अनुसूची 12 में आपका नगर पंचायत है। और 74वां संवैधानिक संशोधन इसके लिए था, 74th अमेंडमेंट। अब ऊपर लिखा था ऑप्शन में 17वां संवैधानिक संशोधन। तो 17वां संवैधानिक संशोधन ये भी 1992 में किया गया था। किस कारण से? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा, अभी तो क्वेश्चन आपका अभी हो जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो दिल्ली और पांडिचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी विधानसभा नहीं है। तो पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यह अधिकार दे दिया गया था। कौन से? 17वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में अनुसूची 8वीं अनुसूची में, आपको बताए अनुसूची आपने पढ़ ली 10, 11, 12 इतना पढ़ लिया। अब 8वीं भी पढ़ लो। तो 8वीं अनुसूची में क्या है भैया? भारत की भाषाएं, वे भाषाएं जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उन भाषाओं की चर्चा कहाँ की गई है? 8वीं अनुसूची में की गई है। अब 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी शामिल किया गया था। ठीक है,
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें। 72वां संवैधानिक संशोधन ये भी 1992 में हुआ था। ये किसके लिए था? इसमें त्रिपुरा राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। आरक्षित सीटों का, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा वाला? 72 वाला, लेकिन ऊपर के महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार तो आपको पता है ये अपने ही पास में है, तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन का पठार किसे कहते हैं? तो भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के निचले भाग में ये जो त्रिकोणीय श्रृंखला है आपको देखने को मिलती है, इसे ही क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। और दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार, दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार इसे किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। और मेघालय का पठार असम के पठार के जस्ट नीचे पाया जाता है। असम के पठार के जस्ट नीचे, असम के जस्ट नीचे मेघालय है और मेघालय में ही मेघालय का पठार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है? क्या बात है, शानदार प्रश्न है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इधर उधर के प्रश्न नहीं लेके आया हूं। क्या है वह कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है? तो या तो त्याग दो, खुद से कह दो हम तुम्हारे नागरिक नहीं है, हम नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा समापन के माध्यम से, समापन, या तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता त्याग ले लो तो क्या हो जाएगा? आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्षय के माध्यम से, कोई इतना अच्छा कर्म कर दो, कोई इतना अच्छा कर्म कर दो, यानी इतने गंदे कर्म कर दो कि खुद ही आपकी नागरिकता खत्म हो जाए, सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन ले। तो ये तीनों माध्यम है जिनके माध्यम से आपकी नागरिकता जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये तो आप जान गए कि भारतीय नागरिकता किस माध्यम से जा सकती है, ये भी तो जान लो कि किस किस आधार पे प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि अभी सीए और एनआरसी का फिर से मुद्दा उठ गया है। किसका? सीएए और एनआरसी इसका मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए नागरिकता के, उस पे नागरिकता पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, आने वाली सभी प्रश्नों, सभी पेपरों में एक क्वेश्चन आ सकता है। जन्म से नागरिकता, आप यहाँ पर जन्म लेते हैं तो आप भारत देश के नागरिक हैं। वंश के आधार पर नागरिकता, आपका कोई वंश, माता या पिता में से कोई भारतीय है तो आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पंजीकरण के माध्यम से, अब ये ध्यान दीजिएगा, पंजीकरण के माध्यम से या तो आप क्या करें, कुछ साल, 10 साल जो कि अब हो गया है, 10 साल अगर लगातार आप भारत में रहते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं तो भी आप नागरिक बन सकते हैं। प्राकृतिकरण द्वारा यानी प्राकृतिक रूप से आपको स्वीकार कर लिया जाए तो भी आप नागरिक बन सकते हैं। और क्षेत्र के निगमन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत में अभी जो अपना पीओके है, जो भारतीय मैप में अगर आप देखेंगे तो जो भी कश्मीर में पीओके है, पीओके अभी किसमें है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। लेकिन जब उसको भारत में लिया जाएगा तो वहां के रहने वाले सभी नागरिक अपने आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो क्षेत्रों के निगमन द्वारा अगर भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है तो वहां के नागरिक अपने आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ये 5 आधार हैं। किस आधार पे? 5 आधार पे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है मतलब अब वन तो हम लगाते हैं नहीं, वन तो अपने आप उगते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उगता है। नदी, क्या नदी तुमने कभी बनाई है? क्या नदी कोई आदमी बना सकता है? कोई मनुष्य बना सकता है नदी? तो इसका भी निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। रेगिस्तान, हाँ मनुष्य रेगिस्तान बना सकता है। काट तो सारे पेड़, रेगिस्तान हो जाएंगे, लेकिन उसका भी निर्माण प्राकृतिक रूप से ही हुआ है, बड़े रेगिस्तानों का निर्माण। तो ये भी प्राकृतिक परितंत्र है। लेकिन बगीचा, अब बगीचा आप अपने आप से लगा सकते हैं, तो मनुष्य जिन चीजों का निर्माण कर सकता है वो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यानी ये जो है ये कृत्रिम परितंत्र है, तो वो क्या है? बगीचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस आधार पर राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है? अब भाई ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कि भारत में हर जगह पे हम भ्रमण कर सकते हैं, वहां पे व्यवसाय खोल सकते हैं,
वहां पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खाने पीने की स्वतंत्रता है, कुछ बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, भारत सरकार कुछ जगहों पर, कुछ विशेष राज्यों में आपके घूमने पर प्रतिबंध लगा सकती है। वो किस आधार पर? राज्य की सुरक्षा के आधार पर? नहीं, राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं हो सकती। शिष्टता के आधार पर? नहीं। नैतिकता के आधार पर? बिल्कुल नहीं। किसके आधार पर? किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर इसकी रक्षा की जा सकती है और आपको मना किया जा सकता है कि आप वहां पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के कुछ क्षेत्र हो गए, कुछ क्षेत्र नागालैंड के हो गए, मणिपुर मिजोरम के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी आपको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो। और उसे कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन किस लिए आ सकता है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन शानदार लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन किस लिए आ सकता है? क्योंकि अभी लद्दाख लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि उसे क्या किया जाए, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसमें एक नई धारा लगाई जाए जिसके आधार पर अनुसूचित जनजातियों के अपनी संस्कृति का संरक्षण हो सके। इसलिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा था, देखने में दिक्कत हुई होगी तो सुन लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, कितने शानदार प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो द्वारा आरोप लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग रहा है तो कौन लगा सकता है? तो कौन सा सदन है, कौन है जो उसे लगा? क्या केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो उसके ऊपर अभियोग लगा सकती है? नहीं। क्या लोकसभा, केवल लोकसभा? नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों? केवल राज्यसभा? नहीं। तो इसका मतलब संसद का कोई भी सदन, तो संसद का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पर जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बात है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा? अभी इस क्वेश्चन में सब लोग फ्लाइट हो जाएंगे, सब लोग डिस्टर्ब, बहुत कम लोग आंसर बता पाएंगे। क्या कह रहा है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे पहले लड़का देखेगा जनसंख्या वृद्धि, तड़ाक से मारो, क्योंकि जो जीवमंडल के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से हो रहा है। बात सही है। फिर दूसरा ऑप्शन वर्षा दे दिया है, फंस जाओगे। तीसरा प्रदूषण दे दिया है और चौथा उपरोक्त सभी दे दिया है, तो मैक्सिमम लोग उपरोक्त सभी मार के आओगे, गलत हो जाएगा भैया। क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि से उतना जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र को, क्योंकि उसका संरक्षण किया जा चुका है। आपसे पर्यावरण के खतरा नहीं पूछ रहा है, आपसे उस क्षेत्र का के लिए खतरा पूछ रहा है जिसको संरक्षित किया जा चुका है। तो वहां जनसंख्या वृद्धि से उसका कोई मतलब नहीं है, वर्षा से कोई मतलब होगा नहीं, तो किससे मतलब होगा भैया? प्रदूषण से। अगर जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र बनाया जा चुका है और फिर भी वहां पर जीवों की मृत्यु हो रही है, इसका मतलब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण जिम्मेदार है, और प्रदूषण एक बड़ा खतरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा चुका हूं। किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी विधानसभा है? बताइए भैया, किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी विधानसभा है? ईमानदारी के साथ वीडियो पुश करिए, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन अभी तुरंत मैंने बताया है। क्या है? चंडीगढ़? नहीं भैया। लक्षद्वीप? नहीं। दमनद्वीप? नहीं। ये सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन पांडिचेरी एकमात्र नहीं, पांडिचेरी और इसके साथ दिल्ली, दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? क्रेटर झील किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार, जहां खत्म होता है ऊपर साइड, उसे क्रेटर झील बोलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत विवादित है, आपको बता दें। जो क्रेटर झील है उसे लोनार झील के रूप में जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में है, लेकिन इसको जो उल्कापात होता है, उल्कापात मतलब जो ऊपर से खंड आते हैं, आप कह सकते हैं ब्रह्मांड से जो अलग अलग खंड आ जाते हैं, उल्का आ जाते हैं, उल्कापात से बनी झील के रूप में भी लोनार झील को जाना जाता है। और क्रेटर झील कहते किसको हैं? तो जब कोई ज्वालामुखी होता है और हजारों वर्ष बाद इसका उद्गार शांत हो जाता है और बारिश और पानी के कारण इसके मुहाने पर एक झील बन जाती है, तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। और उसका भी एग्जाम्पल लोनार झील को ही माना जाता है। अब इसमें देख लें तो सांभर झील कहाँ है भैया? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। सब खारे पानी की झील है। और वेम्बनाथ झील महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है भैया? तो ये केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है वेम्बनाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बात है। संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? कौन सा संशोधन था भैया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कुछ होता नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और इसके बाद ये समाजवादी, ये दो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रश्न बड़ा ही शानदार है, इसके लिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का और इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये है अपना प्यारा भारत, अगर इसको हम लोग देखें तो ऐसा कुछ है और इसके बाद ऐसा जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में यहाँ क्या है? ये आपको पता है यहाँ क्या है? यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। क्या है भैया? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अगर इसको हम लोग देखें बे ऑफ बंगाल को, और दूसरी साइड क्या है? तो इधर अरब सागर है। क्या भैया? अरब सागर है, इधर अरब सागर है। और नीचे क्या है अपने पास? नीचे पास क्या है? हिंद महासागर है। क्या है भैया? हिंद महासागर है। अब इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी साइड है। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है? अपना अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और जो लक्षद्वीप है अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कहाँ पे है? वो अरब सागर में है। कहाँ है भैया? अरब सागर में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बात है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है भैया? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पे ही पाया जाता है। कौन सा है? कौन सा द्वीप है? तो ये बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है भैया? बैरन द्वीप पर, अंडमान में बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी पाया जाता है, शुद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संसद को, यानी भारतीय संसद को, जो लोकसभा राज्यसभा होती है, उसको अवशिष्ट शक्तियां यानी किसी भी राज्य के ऊपर भी विशेष तरीके से कानून बनाने की अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 248। ये अनुच्छेद आर्टिकल 248 भारतीय संविधान को इस बात का अधिकार देता है कि वो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं उन पर भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सारे शानदार हैं। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? अब इसमें यमुना ना देता, अगर यमुना ना देता तो आप लोग आसानी से आंसर मार देते, तो आंसर आसानी से मार सकते थे। लेकिन चूंकि यमुना दे दिया है तो हिमाचल प्रदेश ही मात्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां से यमुना गुजरती है, जहां से यमुना गुजरती है। बाकी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। जम्मू कश्मीर में सिंधु बहती है, पंजाब में पांचों आएंगी, हरियाणा से भी 2 नदियां निकलती हैं। तो बाकी हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य बचता है जहां से ये सारी नदियां निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं, बहुत लंबा नहीं जाना है, बस देखते जाना है, मजा आने वाला है। रबी की फसल का उदाहरण है, ध्यान दीजिए, रबी की फसल का गेहूं। गेहूं कौन है? रबी की फसल है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी फसलें इसके तहत आती हैं। तो रबी की फसल हो गई। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है भारत में, तुरंत आपको पता है जुलाई में जब स्कूल खुलने वाला होता है उसी टाइम पे क्या होती है? बरसात शुरू होती है। और उसी समय हमारे यहाँ चावल यानी धान बिठाया जाने लगता है। मक्का, ज्वार, दालें, ये सब क्या है? ये सब खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसल है? खरीफ की। और जायद की फसलें जो गर्मी का मौसम होता है, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल के बाद, इस गर्मी के मौसम में जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उन्हें जायद के नाम से जाना जाता है। इसमें तरबूज, खीरा, करेला इत्यादि सब्जियां होती हैं और कुछ फल भी होते हैं जो जायद की फसल के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा ये शानदार सेशन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग देख रहे हैं ये शानदार क्लास जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आप लोग शाम के समय में इस क्लास को जरूर देख लिया करिए अगर आप लोग आरपीएफ की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि दिन भर आप सब चीजें पढ़िए, सारे विषय पढ़िए और शाम को एक छोटे से टेस्ट के रूप में अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।